रमेश सिंह हमारे साथ है, पूर्व ईडी देना बैंक। रमेश सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया 360 डिग्री के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले समझना आपसे चाहेंगे, बैंक लॉकर को लेकर रिवाइज्ड लॉकर जो नियम है, जो अग्रीमेंट है जिस पर साइन करवाने के निर्देश दिए गए हैं और तमाम जो ग्राहक है उनको साइन करने को कहा गया है, लोगों में कंफ्यूजन है। सर, पहले हम आपसे समझना चाहेंगे ये कंफ्यूजन क्यों? लोग कह रहे हैं कि अग्रीमेंट पर कोई बैंक जो है वो कोई फीस वसूल रहा है, कोई स्टैम्प पे, कोई बैंक एक है वो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर ले रहा है, कोई एक बैंक है वो 1000 रुपए का स्टैम्प ले रहा है, कोई एक बैंक है वो 500 रुपए का स्टैम्प ले रहा है। ये किस तरीके की कंफ्यूजन आ रही है इस बैंक लॉकर के नए नियम को लेकर? जी नमस्कार। इनफैक्ट इसकी शुरुआत जो है वो अगस्त 2021 में हुई थी, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों को सर्कुलर निकाल कर आदेश दिए कि ग्राहकों के जो लॉकर के जो ग्राहक है जिनकी कोई राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी, और शायद सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक मॉडल लॉकर एग्रीमेंट बनाया जाए जो सारे लोगों को लागू होगा सारे बैंकों में। अदरवाइज अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रकार के लॉकर के एग्रीमेंट हुआ करते थे, लोगों की लायबिलिटी और राइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के बाद में एक मॉडल लॉकर एग्रीमेंट बनाकर लाया, जो कि 1 जनवरी 2022 से पहले लागू होना था। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के हिसाब से उसे 1 जनवरी 2023 से कंपलसरी कर दिया गया था कि इस मॉडल लॉकर एग्रीमेंट को अगर नहीं होगा तो लोगों को लॉकर ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा। और ये हुआ कि लोग लगातार इस चीजों को लोगों ने या तो जानकारी नहीं थी बैंकों की तरफ से भी इसमें कुछ कमियां रहेगी। और जब 31 दिसंबर के बाद में बड़े बड़े बैंकों ने, सभी लोगों ने जब इसमें लॉकर में एग्रीमेंट का अलाउ करना बंद कर दिया, लॉकर का ऑपरेट करना बंद किया, तो लोगों में हड़कंप मच गई। और तब रिजर्व बैंक के पास में शिकायतें गई। उसके बाद में फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर निकाला, जहाँ पे अभी सारे बैंकों को 31 दिसंबर 2023 तक में 100% लॉकर के नए एग्रीमेंट सारे लोगों से करवा लेने हैं। ये जो कंफ्यूजन है वो इसी के बात के चलता रहा है कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी कौन भरेगा, स्टैम्प कितने रुपए लगेंगे। तो ये अभी हर बैंक में मैं भी पढ़ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि कोई बैंक 500 रुपए का लॉकर एग्रीमेंट ले रहा है, कोई 100 रुपए का ले रहा है। तो ये चूंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इसमें अंदर रखनी जाने व्यक्ति वस्तु के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में बैंक कोई जानता नहीं उसके वैल्यू के बारे में, तो 100 रुपए का लॉकर एग्रीमेंट जो स्टैम्प पेपर होगा वो काफी सही लगता है, जो कि लोगों को लेना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर में ये भी आया था कि बैंक जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जिन लोगों ने पहले जाकर ये लॉकर के एग्रीमेंट 2 बार को नए लॉकर के बारे में 2 बार बातें हुई। एक बार तो ये हुई कि एक पर्टिकुलर डेट तक उस लॉकर को एग्रीमेंट को करना था, उसके बाद में उसमें कुछ रह गया था, वो थी कस्टमर की राइट्स के बारे में, जो फिर से एक अपना एग्रीमेंट का एडिशनल के रूप में लेना गया था। रिजर्व बैंक ने तब कहा था कि जिन लोगों ने लॉकर पहले एक नए लॉकर को एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया है, उनसे अगर फिर से एक नया जो एक क्लॉज उसमें ऐड करने के लिए करना है, तो उन सब के केस में बैंक के लॉकर के स्टैम्प ड्यूटी के पैसे भरेंगे। तो अब होता यह है कि लोग इसको समझते नहीं है, और सारे बैंक वाले शायद इसी से कि कोई मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई बैंक 500 ले रहा है, कोई 1000 रुपए भी ले रहा है, ये शायद सही नहीं होगा। हो सकता है कि वो अलग अलग राज्यों के स्टैम्प ड्यूटी, राज्यों का अपना एक एक्ट हुआ था उसके अंदर आता है, तो हो सकता है वहाँ पे 500 रुपए लेते हो। बिल्कुल। रमेश सर, आपने कहा कि ये मॉडल लॉकर अग्रीमेंट लाने की यहाँ पर बात हुई क्योंकि हर एक बैंक के लॉकर को लेकर अलग अलग नियम थे। अब दिक्कत असल में वहीं पर गई है सर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग बैंक अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी वसूल रहे हैं, तो लोगों की कंफ्यूजन तो वहीं पर बरकरार है। अगर अब मुझसे कोई, मेरा जो बैंक है, आप कह रहे हैं कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर सही है, अब मेरा जो बैंक है वो कहता है कि आपको 500 रुपए का स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट करना है या 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अग्रीमेंट करना है, तो मेरे पास ऑप्शन सर बचता क्या है? मैं कहां पर जाऊं? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैम्प ड्यूटी जो है, स्टैम्प एक्ट जो हर एक राज्य का अपना एक अधिकार हुआ करता है। और जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि बैंक, जब हम लोग बैंक गारंटी लेते हैं उसके लिए स्टैम्प पेपर लगता है, वो भी अलग अलग राज्यों में अलग हिसाब से लगता है। तो मैं तो समझता हूँ चूंकि इसमें रखे लॉकर के अंदर रखे जाने वाली वस्तु के बारे में
हम लोग कुछ जानते नहीं है, तो हम उसके वैल्यू को नगण्य कर मान के जो एक नॉर्मल 100 रुपए के स्टाम्प पेपर जो एग्रीमेंट करते हैं वही होना चाहिए। ये मेरी राय, अपनी पर्सनल राय है। और शायद मैं जिस एक बैंक में इस समय हूँ, एक कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये कहा है कि हम लोग 100 रुपए के लॉकर एग्रीमेंट के ऊपर ही हमारे जो नए लॉकर भी एग्रीमेंट देंगे, लॉकर एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें एड वैल्यूम ड्यूटी लगाने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि मैं उसके ऊपर कोई वैल्यू लिखता नहीं कि कितने रुपए की इसमें मेरी एग्रीमेंट बन रही है। सर, आप क्योंकि आप इतने लंबे समय से आपका अनुभव रहा है रमेश सर, ये मैं बात असल में आपसे समझना चाहती हूँ कि लोगों की बैंक लॉकर को लेकर दिक्कतें क्या रही हैं, जो ये एक अग्रीमेंट लाया गया है आरबीआई की तरफ से, रिवाइज लॉकर अग्रीमेंट, इससे क्या फायदा होगा सर? जी मैं बता दूं, इसमें शायद हम सारे देखने वालों के लिए भी काफी एक सहायता हो जाएगी। ये सारी जो पूरी मशक्कत शुरू हुई है वो थी, एक लॉकर होल्डर ने एक पर्टिकुलर सरकारी बैंक में लॉकर रखा हुआ था और उसने अपने लॉकर के जो रेंट हुआ करते हैं उसने एडवांस में भर दिए थे, उसने रिसीट भी बैंक से ली थी और किसी कारण से वो 1 या 2 साल तक बैंक में आ नहीं सका था। और जब वो अगली बार जब बैंक में चला गया तो पता चला कि उसका लॉकर ब्रेक ओपन कर दिया गया है। वो काफी नाराज हुआ कि जब मेरे पास इसके एडवांस में रेंट भरे हुए थे तो लॉकर कैसे के तोड़ दिए गए। और उसने फिर इसमें वो स्टेट कंज्यूमर फोरम, सेंट्रल कंज्यूमर फोरम सब जगह गया। अल्टीमेटली जब उसको कहीं पे भी उसको न्याय नहीं मिला तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के उस पे उसको न्याय मिला, जो कि अब एक नए रूप में सभी लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है। वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब उसने रेंट पूरे पैसे भरे हुए थे, लॉकर पूरा रेंट पूरा भरा हुआ था, उसके लॉकर ब्रेक ओपन किया गया, वो नियम के हिसाब से भी किया नहीं गया। और पर्टिकुलरली उस सरकारी बैंक के उस ब्रांच मैनेजर के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पर्सनल उसके ऊपर लायबिलिटी निकाली 5 लाख रुपए की, कि उसको 5 लाख रुपया वो इस ग्राहक को उसको देगा, अपने ही तनख्वाह से देके भरेगा। और साथ साथ में जो लॉकर के अंदर कुछ कंटेंट रखे थे उसके बारे में कुछ डिस्प्यूट थे। वो ये थे कि लॉकर जो होल्डर था वो बता रहा था कि मैंने इसमें 5 वस्तु रखे थे, जबकि बैंक ने उसकी इन्वेंट्री जब ली थी लॉकर ब्रेक ओपन के समय उसमें 3 थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस बात को मान लिया कि जब लॉकर के अंदर कोई वस्तु हम रखते तो उसके बारे में बैंक को जानकारी देते नहीं है। तो उस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सही न्याय किया, सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि नहीं, आपको जो 3 वस्तु बनते थे वही आपके बनते, वो आपको लेने पड़ेगी। और उसके बाद में ग्राहकों के राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में उन्होंने एक जो आदेश निकाला आरबीआई को, वो अब जाके आया। और उस समय पहली वजह से जब हम लोग के साथ जी जब पहली बार बहुत छोटा जवाब, क्योंकि जो लोग रह गए हैं जो लोग रह गए हैं जिन्होंने अग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, उनके लिए सुविधाजनक बनाने के लिए अब क्या कदम उठाने चाहिए? अगर मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब आपसे लूं। मैं तो इतना कहूंगा कि सारे बैंक, मैं खुद लॉकर होल्डर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 31 दिसंबर 2023 तक की राह न देखें, अपने बैंकों में जाकर तुरंत उससे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। मैं तो अपने बैंक के बारे में बिल्कुल कह सकता हूँ कि हमने हमारे बैंकों को, हमारे शाखाओं को आदेश दे दिया कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हमारे सभी लॉकर होल्डर से इसको कर दिया जाए। तो मैं अब इसमें मैं बाकी बैंकों के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर बैंक अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इसे करना उचित होगा। जी धन्यवाद करेंगे रमेश जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो कि बैंक लॉकर के नए नियम हैं, ग्राहक को करना क्या चाहिए उस पर उसकी बारीकियां हमें बताने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए, ये थी हमारी कवर स्टोरी। तो देश भर में टमाटर, प्याज के साथ हरी सब्जियों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दाल की कीमतों ने भी आम आदमी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दाल की महंगाई से आम आदमी को अब जल्द राहत मिलेगी। सरकार ने तुअर दाल के आयात करने का फैसला लिया है। सरकार इस साल 12 लाख मीट्रिक टन तूर दाल आयात करेगी। जी बिजनेस से बातचीत में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं।
बात करते हैं दाल की। दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कई सारे स्टेप सरकार ने लिए हैं। कुछ जगहों पे ऐसा दिख रहा है कि कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन रिटेल में अभी तक वो असर देखने को नहीं मिल रहा। इसको लेकर और इम्पोर्ट की अभी तक क्या स्थिति है? तो हमने 2 जून को जो स्टॉक लिमिट्स लगाई थी अरहर और उड़द की दाल पर, उसकी वजह से लगभग 3 से 5% जो होलसेल प्राइसेस हैं उसमें कमी आई है। और जैसा कि आपको विदित है कि रिटेल में इसको ट्रांसलेट होने में थोड़ा समय लगता है। मेरे ख्याल से इस महीने के दौरान, और ख़ासकर जब हम 50,000 टन और मार्केट में निकाल रहे हैं सरकारी डॉकर से, प्राइसेस थोड़े कम होंगे। जो इम्पोर्ट का स्टॉक है वो कब तक आ जाएगा? इंपोर्ट्स जो पूर्वी अफ्रीका के देश हैं, वहाँ से अगस्त में क्रॉप मैच्योर हो जाती है और सप्लाईज आनी शुरू हो जाएंगी। तो कुल अलग अलग दालों का हम एग्जैक्ट कितना इम्पोर्ट कर रहे होंगे, और तूर का विशेष तौर पे? तूर का लगभग 6 लाख टन तो इंपोर्ट हो चुका है, और इतना ही लगभग और होगा, तब जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकेगी। तो बाकी दालों में उड़द में इतनी आवश्यकता नहीं होती, लगभग 6 से 7 लाख टन। मूंग में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, उसमें इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मसूर में इंडिया में इस बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, तो हमें 6 से 7 लाख टन के आयात की आवश्यकता होगी, और वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में क्रॉप अच्छी हुई है। पिछले कुछ दिनों में दाल भले ही 3 से 4% सस्ती हुई हो, मगर इसकी कीमतें अब भी आसमान छू रही हैं। हम भी आप पहुंचे हैं मुंबई के किराना शॉप में, जहां हमने व्यापारियों से बात की और व्यापारी और ग्राहकों से बात करके उनसे जाना कि किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देश भर में जहां सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, वहीं दाल ने भी लोगों की कमर तोड़नी चालू कर दी है। ऐसे में बढ़ती दाल की वजह से ग्राहकों को और व्यापारियों को कितने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं मुंबई के ऐसी किराने शॉप में। आइए सीधा व्यापारी और ग्राहकों से समझते हैं कि उनको किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के तारीख में जो दाल की कीमतें हैं और 15 दिन पहले क्या स्टेटस रही है और ग्राहकों की क्या चॉइस रही है? सबसे मेन तुअर दाल के रेट बढ़े हैं। तुअर दाल पर केजी 20 रुपीज़ बढ़ गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ताबड़तोब स्टॉक मर्यादा लाने के कारण जो बढ़ रही थी वो स्टॉप हो गई, लेकिन जो बढ़ गई है वो रह गई। बाकी सब और किसी दालों में कुछ बढ़ी नहीं है, मेन तुअर दाल ही बढ़ी है खाली, ऊपर केजी 20 रुपीज़। जैसा कि आपने सुना व्यापारियों को किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आइए अब ग्राहकों से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज में पहले उड़द की दाल तो पहले 100 रुपये तक होती, अभी तो 150 रुपये तक हो जाती है। तो जब बजट के हिसाब से पहले जो आधा किलो लेते थे, अभी पाव किलो में बजट चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बजट है उसके बाहर जाएगा तो नहीं चलता ना। पूरे महीने भर का बजट हिल जाता है, उसमें बच्चों की पढ़ाई रहती है, बाकी का भी खर्चा रहता है, वो सब संभाल के बजट बनाना पड़ता है। अभी महंगाई ये बढ़ गया ना, इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। अभी बजट में नहीं ना हमारे घर में चलता ही। अभी घर में ज़्यादा लोग रहते तो थोड़ा थोड़ा, अभी पहला ज़्यादा लेते थे, अब कम ले रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा। सबका बढ़ा ही है भाव, शक्कर का, दाल का, सब दाल के, मूंग दाल, हरी दाल, सबका बढ़ाया, रवा, सबकी महंगाई हो गई है। दालें, गेहूँ, चावल, उसके भी भाव बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो पहले अरहर की दाल 130 से 140 बिकती थी, आज आप कितने तक में खरीद रहे हैं? अभी मैं 200 तक खरीद रही हूँ। जैसा कि आपने सुना, दाल की बढ़ती कीमतों से न सिर्फ व्यापारी बल्कि ग्राहक भी परेशान है। उनका कहना है कि एक तरफ जो है आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन घर गुर्ती सामान में जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसका सीधा असर जो है उनके जेब पर पड़ रहा है। ग्राहकों का कहना है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले समय में जो है इसकी कीमतों में कटौती करने की कोशिश करनी चाहिए। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। तो चलिए, हमने आपको दिखाया किस तरीके से दाल और सब्जियों के जो दाम हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से मणिपुर हिंसा को तो 60 दिन बीत चुके हैं, पर आज भी लोगों का दर्द नहीं कम हो रहा। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान भी इसको लेकर शुरू हो चुका है। बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उनके समर्थक खुश हैं, लेकिन विरोधी गुस्से में है। वहीं अगली खबर
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विरोधियों को एक एक करके किनारे लगा रहे हैं। वैगनर ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जिसका 1 जुलाई तक रूस की सेना में मर्जर हो जाएगा। ज्यादातर वैगनर लड़ाके इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। तो वहीं रूस के एक टॉप जनरल की गुमशुदगी भी रूस में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुतिन के बेहद खास रहे इस जनरल पर वैगनर विरोधियों का साथ देने के आरोप भी लग रहे हैं। पीएम मोदी के आविष्कार से दिन बनाएंगे पावरफुल रशिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में भारत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त बताया और दिल खोलकर मेक इन इंडिया का गुणगान किया। Вот наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и, знаете, эффекты есть. Реально эффект для индийской экономики ощутимый. Вот не грех повторять то, что изобретено, если и не нами, то нашими друзьями, и хорошо работает. पुतिन के इस भाषण में 2 बड़े कीवर्ड्स हैं। पहला मेक इन इंडिया और दूसरा रूस के दोस्त मोदी। रूस के प्रेसिडेंट की तरफ से मोदी की तारीफ का मतलब ये है कि भारत रूस के लिए मायने रखता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन पर हमले के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया तो भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बढ़ा दी और इससे रूस को आर्थिक तौर पर बहुत मदद मिली। दोनों देशों के बीच परंपरागत और भरोसेमंद दोस्ती है। रक्षा, न्यूक्लियर एनर्जी, अंतरिक्ष और बिजनेस में भारत रूस एक दूसरे का सहयोग करते आए। भारत के बाजार में पुतिन अपनी रूसी कंपनियों के लिए मौका चाहते हैं, इसलिए अब पुतिन को भारत के फॉर्मूले में रूस के लिए फायदा दिख रहा है। क्या पुतिन ने मोदी और भारत को लेकर बयान इसलिए दिया है क्योंकि पीएम मोदी ने इसी महीने अमेरिका की यात्रा की है। असल में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद पश्चिमी मीडिया में भारत और रूस के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि आज पीएम मोदी ने खुद ही बता दिया कि भारत को लेकर दुनिया के ताकतवर देशों का नजरिया कैसे बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा। अमेरिका और रूस की आपसी कट्टर दुश्मनी के बीच भारत के बैलेंस बनाने वाली दोस्ती का मतलब समझिए। अमेरिका का करीबी होने के बाद भी भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। पीएम मोदी दुनिया के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने कैमरे के सामने पुतिन को कहा कि ये वक्त युद्ध का नहीं है और भारत अकेला ऐसा देश है जो रूस और अमेरिका के साथ अलग अलग ग्रुप्स में शामिल है। यानी भारत किसी और देश के साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपने हितों के साथ। भारत की गुटनिरपेक्ष यानी किसी का साथ न देने वाली पॉलिसी का सम्मान अमेरिका और रूस दोनों करते हैं। पुतिन के बाद अब अमेरिका का बयान सुन लीजिए। आज अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है। अमेरिका को लगता है कि इस इलाके में स्थिरता और सुरक्षा तय करने में भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इसका मतलब है भारत के साथ मिलकर अमेरिका काम करता रहेगा और दूसरी तरफ मोदी के मेक इन इंडिया मॉडल पर पुतिन को 100% भरोसा है। यानी दोनों सुपर पावर को भारत पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात टॉप न्यूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान रूस के खिलाफ हालिया बगावत की कोशिश और यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को जंग के बारे में ताजा हालात की जानकारी दी। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ शिकायती लहजा अपनाया और कहा कि यूक्रेन सरकार मामले का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए गंभीर नहीं है। पुतिन के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान भारत से दोस्ती और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब छात्र किसी संस्थान में एडमिशन से पहले प्लेसमेंट को प्राथमिकता देते थे,
एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी हुआ करता था। उन्होंने कहा कि आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता है, वो अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। पीएम ने कहा कि आपने देखा होगा कि भारत का सम्मान और गौरव कितना बढ़ा है, क्योंकि भारत की क्षमता और भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। पीएम सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन गए। यहां उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म पहुंचे। वीडियो की शुरुआत में पीएम मोदी मेट्रो के खाली डिब्बे में चढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरे यात्रियों के साथ बातचीत की तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया कि दिल्ली मेट्रो से डीयू के कार्यक्रम के रास्ते में अपने सह यात्रियों के रूप में युवाओं को पाकर खुश हूं। डीयू में शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मेट्रो से यात्रा का अपना अनुभव भी शेयर किया। केंद्र सरकार के अध्यादेश को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले दल जमा हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 21 दलों ने 21 लाख करोड़ के घपले किए। अमित शाह ने अशोक गहलोत पर तंज कसा और कहा कि गहलोत राज में वोट बैंक की सियासत हुई। शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। राहुल पीएम बने तो भ्रष्टाचार होगा। यूपी के माफिया अतीक अहमद की जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी 76 मालिकों को सौंप दी गई। एक कार्यक्रम में आज सीएम योगी ने ये चाबियां दी। ये जमीन अतीक अहमद ने अवैध तौर पर कब्जाई थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं। आवासों का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने पौधारोपण भी किया। सरकार के इस एक्शन पर बीजेपी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि सपा बसपा सरकारों में माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद से क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। दिल्ली में डीडीए फ्लैट के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से इस बार 5,500 फ्लैट के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। डीडीए के ये फ्लैट जसोला, द्वारका, लोकनायकपुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में हैं। 5,500 फ्लैट्स में से 900 फ्लैट्स को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। डीडीए के फ्लैट्स पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। इस बार किसी प्रकार का लकी ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा। साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। टेलीग्राम ऐप के जरिए मुंबई के पास विरार में रहने वाले एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने ऐप के जरिए डॉक्टर को झांसा दिया कि फिल्म रिव्यू करने के बदले पैसे मिलेंगे। शुरुआत में ठगों ने पहले कुछ पैसे भी दिए, लेकिन बाद में पैसे आने बंद हो जाते हैं। डॉक्टर के पूछने पर ठग पैसा जमा कराने की बात करते हैं। ठगों के झांसे में आकर डॉक्टर पैसा जमा करा देते हैं और इस तरह ठग उन्हें 1 करोड़ रुपए का चूना लगा देते हैं। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है और करीब 1.5 दर्जन बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया है। लेटेस्ट वेदर अपडेट में आईएमडी ने कहा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 3 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने उत्तराखंड के कुछ जिलों और हिमाचल के मंडी जिले के लिए 3 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक मध्य प्रदेश में छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की भविष्यवाणी भी की है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुंबई के असल्फा मेट्रो स्टेशन के पास भारी बारिश के बाद मकान का एक हिस्सा ही गिर गया। मकान गिरने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 3 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया। ठाणे में तेज बारिश की वजह से सड़क बह गई। स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे फंस गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से रास्ता पार करवाया गया। महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं,
बारिश को लेकर मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालु कल यानी 1 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। यात्रा के लिए देश के अलग अलग कोनों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए शेयर बाजार का हाल अब आपको बताएं। शेयर बाजार में आज दिखी शानदार तेजी। इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार 64,750 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 803 अंकों की बढ़त के साथ 64,718 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा चढ़ा, 19,200 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 419 अंकों की बढ़त के साथ 44,747 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे में पहली बार बैंक निफ्टी ने 44,750 के लेवल को भी छुआ। और बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में आज शानदार तेजी आपको फिर से देखने को मिली, जहां पर निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया। और अगर आप देखें तो यहां पर जिस तरह से तेजी बनी है, 200 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी में आती हुई नजर आई थी। अब यहां पर निफ्टी में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले जो शेयर थे उसमें ऑटो स्टॉक्स का काफी अच्छा खासा बोलबाला था। ऑटो नंबर्स जो मंथली आते हैं उसके पहले M&M अब देखिए 4% की दमदार तेजी रही। साथ ही IT स्पेस से भी काफी बड़ा सहारा बनता हुआ दिख रहा था। लगभग 3% के गेन्स यहां पर भी देखने को मिले। इंडसइंड बैंक, सन फार्मा भी पीछे नहीं थे। गिरावट का रुझान अदानी जैसे शेयरों में था। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, साथ ही बजाज ऑटो और अपोलो हॉस्पिटल्स भी थोड़े से लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। AMC स्पेस ये आज सबसे ज्यादा बजिंग वाला स्पेस था, जहां पर HDFC AMC समेत निपॉन लाइफ, UTI AMC में ऑलमोस्ट डबल डिजिट गेन्स भी इंट्राडे लेवल्स पर आते हुए दिखे। कुछ बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स में भी अच्छी खासी तेजी थी। कर्नाटका बैंक, J&K बैंक, साउथ इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स पर भी लगभग आपको 8 से 10% की दमदार गेन्स आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। खबरों में रहा शिल्पा मेडिकेयर का काउंटर, यहां पर भी बेहतरीन तेजी थी। लगभग 17% के गेन्स शिल्पा मेडिकेयर ने भी दिखाए। साथ ही बायोकॉन, सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स पर भी शानदार तेजी थी। पर गिरावट का रुझान आज MCX पर बनता हुआ नजर आया। जिस तरह से 63 मून्स के साथ इन्होंने अपना जो करार है वो ये अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाते हुए दिखे थे, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आज आप देखिए MCX पर बना। अदानी ट्रांसमिशन, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण ब्लॉक डील के बाद 6% तक की गिरावट यहां पर भी थी। और साथ ही लैंडमार्क कार्स पर भी आज दबाव रहा। तो लार्जली जो पिक्चर बनी आज के दिन में वो बहुत ही शानदार थी, जहां पर बैंक्स समेत ऑटो स्पेस के काउंटर्स और साथ ही जो दिग्गज IT स्पेस है वो लीड करता हुआ दिखा। अब यही देखना है कि अगले हफ्ते जब हम वापस लौटेंगे तो सोमवार को किस तरह से ट्रेडिंग जो है आपके सामने निकल कर आती है। ICICI सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग के भाव पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने भी डिमांड की है कि रिटेल निवेशकों को सही भाव मिलने चाहिए। अनिल सिंघवी ने साफ कहा कि ये भाव माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हक में नहीं है। सुनिए उनकी राय। जिस भाव पे एक्चुअली ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग होनी चाहिए वो आंखें खोलने वाली है। पहली चीज, अगर जिस भाव पे IPO आया उसी वैल्यू पर अगर आप डीलिस्ट करते हैं, IPO के वक्त आपका P था 35 का, आज अगर आप 35 के P मल्टीपल पर अगर करते हैं 1210 रुपए का भाव होता है। वाह। अगर आप 20 का जो प्राइस टू बुक वैल्यू उस समय था, आज आपकी बुक वैल्यू 89 रुपीज है। अगर उस पर करते हैं तो 1780 रुपए के आसपास का आपका भाव बन के निकल कर रहा है। अगर ICICI बैंक के मैनेजमेंट में दम है और अगर उनको ये लगता है कि हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, आप लेके आइए ना रिवर्स बुक बिल्डिंग। प्राइस डिसाइड कर दीजिए मार्केट को। करेक्ट मार्केट को प्राइस डिसाइड करने दीजिए। अब इस पर 5 बड़े सवाल आते हैं मेरे जो ICICI बैंक और ICICI सिक्योरिटीज से मैं पूछना चाहता हूँ। डीलिस्टिंग औने पौने दामों पर क्यों हो रही है? क्यों आप औने पौने दामों पर लिस्टिंग करवाना चाहते हैं? सेबी के नियम है, सही है, आप नियम के मुताबिक जा रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या? FIs और लोकल फंड्स क्यों इसका विरोध नहीं करेंगे? जब वोटिंग का मामला आएगा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में आते हैं, देखते हैं कौन इनके फेवर में वोट करता है। उन फंड से भी सवाल पूछे जाएंगे क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ये क्यों डीलिस्टिंग क्यों है, उनके पक्ष में क्यों नहीं है। इन्वेस्टर एडवाइज फर्म्स क्या कर रही है? बाकी तो बड़ा कूद कर रिपोर्ट्स निकालती है। अब क्या
उनको एडवाइस करना चाहिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पक्ष में डाले या ना डाले, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड पे है जिन्होंने अप्रूव किया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उनका सबसे बड़ा काम ये है कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करें, न कि बोर्ड को प्रेजेंट करें। लेकिन इस केस में वो मिसिंग है। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट डन। आपको एक प्रेसिडेंस सेट करनी है कि आप किसी भी औने पौने दाम पर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कीजिए। आईसीआईसीआई के पास तो ये गोल्डन चांस है, ये बताए कि बॉस भाव मेरा 600 रुपए है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट मुझे वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा। जिस प्राइस पे मैं आईपीओ लाया हूं मैं उसी प्राइस पे आपको वापस देने को तैयार हूं। करके निकल जाइए, करिए ना डीलिस्टिंग। आप करिए 1000 रुपए में डीलिस्टिंग करिए, 1200 में करिए, हम खड़े होकर ताली बजाएंगे, स्टैंडिंग ओवेशन देंगे कि हाँ आपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ किया है। और कितना फायदा हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक को इसका मर्जर करके। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? सो आई थिंक ये एक बड़ा केस है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात है जो उठनी चाहिए। तो ये तो सही प्राइस नहीं है, इस पर तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं। गॉट इट सर। आज म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों में जोरदार तेजी देखी गई है, वजह क्या रही है समझते हमारे सहयोगी वरुण से। देखिए, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। डबल डिजिट के आसपास के गेंस देखने मिले और इसका सबसे बड़ा कारण है सेबी की तरफ से टोटल एक्सपेंस रेशियो को के बारे में दिया गया बयान। दरअसल आपको याद होगा मई के महीने में सेबी ने टोटल एक्सपेंस रेशियो के लिए एक कंसल्टेशन पेपर लेके आए थे ये, और उसमें काफ़ी सारी बातें की गई थी। और उसमें सबसे बड़ी बातें तो ये थी कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसको दरअसल स्कीम पे नहीं बल्कि फ़ंड पे लगाना चाहिए, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं जैसे कि जीएसटी और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको टोटल एक्सपेंस रेशियो में लाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, तब तो इस डिस्कशन पेपर में ये भी कहा गया था कि जो स्कीम का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे टोटल एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं तय होना चाहिए। और ये खबर पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, उसके लिए काफ़ी नेगेटिव थी। माना ये जा रहा था कि इसके चलते टोटल एक्सपेंस रेशियो में 3 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का फ़र्क पड़ सकता है और कंपनियों के मुनाफे में 10 से 13% के आसपास की गिरावट हो सकती है। और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया था। लेकिन सेबी ने अपनी मीटिंग में अब इस बार टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कोई बड़ा डिस्कशन नहीं किया है। इनफैक्ट एक तरफ से कहेंगे तो टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में इन्होंने कहा है कि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है उसको अचीव कर चुकी है। और जो डेटा सेबी के हाथ अब लगा है उसके चलते सेबी आने वाले दिनों में फिर से कंसल्टेशन पेपर लेके आएगी और उसमें फिर से कहीं ना कहीं इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सेबी की तरफ से ये भी टिप्पणी आई कि आने वाला जो कंसल्टेशन पेपर होगा वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी बेहतर लगने वाला है। और यही बात थी जिसके वजह से हमने देखा कि जितने भी एएमसी स्टॉक्स है उनमें आज काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली, क्योंकि अगर ये टोटल एक्सपेंस रेशियो का नियम आ जाता तो इसके चलते कंपनियों के मुनाफे पे सीधा असर पड़ता। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है टोटल एक्सपेंस रेशियो का बदलना, वो फिलहाल कहीं ना कहीं टलते हुए दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कंसल्टेशन पेपर में सेबी और क्या लेके आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सेबी का ये कहना कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये अच्छा लगेगा, ये कहीं ना कहीं एक हैंगओवर को ख़त्म करता है। और इसके लिए हमने देखा कि जैसे ये खबर आई उसके बाद जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां थी उनमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है। क्यों आज एमसीएक्स के शेयर में दिखी भारी गिरावट, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, आपने एमसीएक्स में जो है काफ़ी भारी गिरावट जो है आज आती हुई दिखी। उसका रीज़न क्या है? अब एमसीएक्स ने 63 मून्स के साथ जो है अपना सॉफ्टवेयर सर्विस के करार को 6 महीने से और बढ़ाया है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 6 महीने के लिए पर क्वार्टर जो है एमसीएक्स को 125 करोड़ रुपए जो है 63 मून्स को उनको देना होंगे। और अगर आप बात करें इसके पहले, अगर आप मैनेजमेंट ने 30 जून तक जो है ये टीसीएस के साथ जो इनका प्लेटफॉर्म है वो शुरू करने की बात भी कही थी। और अगर आप देखें ये जो भाव जो 125 करोड़ रुपए प्रति क्वार्टर है, अगर आप देखें Q3 FY23 में जो ये भाव था वो 60 करोड़ के आसपास का था, क्योंकि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था 63 मून्स के साथ वो 30 सितंबर 2022 को खत्म हो गया था। उसके बाद अगले क्वार्टर में जो ये चार्जेस थे वो 60 करोड़ के थे, फिर 2 क्वार्टर के लिए वापस एक्सटेंड किया गया, तब जो चार्जेस हुए वो 81 करोड़ के आसपास जो थे वहां पर क्वार्टर चार्जेस थे। और अब जो ये चार्जेस लगते हुए दिखे 125 करोड़ रुपए जो है
प्रति क्वार्टर जो है यहाँ पे चार्जेस होते हुए दिखे। और इन सबको अगर आप सम अप कर दे तो लगभग अगर आप देखें तो 472 करोड़ के आसपास जो है वो 63 मून्स का बनता है। और अगर आप देखें इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर आप ये 472 करोड़ के साथ साथ अगर आप देखें तो टोटल आय जो MCX के FY23 की थी वो लगभग 514 करोड़ की थी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंस है इसका। और FY23 में अगर आप देखें तो कंपनी का कुल मुनाफा ही 150 करोड़ का था, और अब अगर आप देखें Q2 FY24 और Q3 FY24 में 125 करोड़ रुपए प्रति क्वार्टर जो है यहाँ पर उनको चार्जेस देने होंगे। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें, अगर मैं तिमाही नंबर्स की बात करूं तो जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्जेस थे वो Q4 FY23 में लगभग 88 करोड़ के थे, जो कि अगर आप Q3 में देखेंगे तो 61 करोड़ के थे, और Q2 में अगर आप बात करेंगे तो 22 करोड़ के थे। तो 22 करोड़ के बढ़कर 66 करोड़ के आसपास 7 करोड़ के आसपास हो गए, वो फिर बढ़कर वहां पर अब 88 करोड़ के आसपास हो गए। और अब ये जो 125 करोड़ प्रति आपको क्वार्टर है यहाँ पर और ज्यादा चार्जेस होते हुए दिखेंगे। और इसी समय अगर आप देखें तो 63 मूव्स में आपको अच्छी खासा जो है मूवमेंट आता हुआ दिखा, लगभग 50% के आसपास आपको दिखा था यहाँ पर गेन जो है वो आते हुए दिखे। और अगर आप देखें जो जी बिजनेस के सूत्रों से ये पता पड़ा है कि जो TCS ने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वहां पर तो कोई दिक्कतें नहीं है, पर उनका ये कहना है कि वो जो ट्रांजिशन है सॉफ्टवेयर के ट्रांजिशन में वहां पर दिक्कतें आ रही है। इन सब के चलते आपको आज दिख रहा है MCX में भारी गिरावट जो है आती हुई दिखी। टाटा कम्युनिकेशंस एक और अधिग्रहण करने की तैयारी में है, क्या है ये समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो टाटा कम्युनिकेशंस का अगर आप देखें तो यहाँ पर निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी, और जो अधिग्रहण इन्होंने किया है कहीं ना कहीं वो एक फोकस में था। यहाँ पर इन्होंने एक US बेस्ड कंपनी कालेरा नाम की इसका अधिग्रहण किया है करीबन 821 करोड़ रुपए में। अब ये जो कंपनी है पिछले 24 सालों से कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर अलग अलग जो कंपनियाँ हैं जैसे E-कॉमर्स हो गए, OTT या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको जो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो देने का ये काम करती है, जिसमें मैसेजेस, इंस्टेंट मैसेजेस, पुश नोटिफिकेशन, वॉइस सर्विसेज और चैटबॉट जैसी जो है सेवाएं ये देती हुई दिखती है। अब इससे अगले 6 से 9 महीनों में ये अधिग्रहण पूरा किया जाएगा, और कंपनी के पास आप देखिए तो करीबन 1230 करोड़ रुपए तक का नेट डेट है। अब आप नेट डेट के लिहाज से तो ठीक है, यहाँ पर ये स्टोरी तो सिनेरियो तो सही है, पर आपको साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो कालेरा का अधिग्रहण टाटा कम्युनिकेशन से किया है उससे फायदा क्या होगा इनको। ग्लोबल स्तर पर आप देखिए C-PaaS कारोबार जो है वो इनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही कालेरा की जो रीच है 190 से ज़्यादा देशों में 1600 ऑपरेटर्स कनेक्शन इनके मौजूद है। तो यहाँ पर ग्लोबल स्केल पे ऑलरेडी इनको जो है एक विस्तार करने वाली जो कंपनी है वो मिलती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट कालेरा हर महीने 100 करोड़ से भी ज़्यादा मैसेजेस जो है इसको मैनेज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और टाटा कम्युनिकेशन इस चीज़ को कैपिटलाइज करता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है कालेरा की वो किस तरह से बढ़ती हुई दिखी है। कैलेंडर ईयर 2020 में जहां 1208 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती थी कंपनी, 2022 में इन्होंने लगभग 2780 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। तो ऑलमोस्ट 2.2 टाइम्स यहां पर रेवेन्यू में पिछले 2 सालों में ग्रोथ आती हुई दिखी है। अब देखना है कि यहां पर ये अधिग्रहण के बाद टाटा कम्युनिकेशन का और फर्दर किस तरह से टॉप लाइन ग्रोथ होता है, बट लार्जली जिस तरह की पिक्चर अभी नजर आ रही है वो तो इनके फायदे की ही स्टोरी आगे के लिए बन सकती है। और आइए अब देख लेते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें टेक टॉप 10 में। एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। हर हफ्ते की तरह आज हम फिर हाजिर हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स के साथ। टेक वर्ल्ड में इस हफ्ते भी कई बड़े अनाउंसमेंट्स हुए। मेटा के मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम से लेकर OnePlus Fold के लीक हुए फीचर्स तक, टेलीग्राम के नए स्टोरी फीचर से लेकर ट्विटर की कैरेक्टर लिमिट्स तक। जानिए इस हफ्ते क्या क्या हुआ खास। मेटा ने इंडिया में लॉन्च किया मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए कंपनी ने $2,50,000 लगभग 2,05,07,050 रुपए दिए हैं। इसकी मदद से इंडियन स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को एप्स बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम के अंदर केवल 5 इंडियन डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को ही पैसे मिलेंगे, और कंपनी के रियलिटी लैब्स एक्सपर्ट की तरफ से मॉनिटरिंग और गाइडेंस मिलेगी। वहीं उन्हें मेटा डेवलपर इकोसिस्टम में हिस्सा लेने और क्वेस्ट ऐप लैब में प्रोडक्ट्स अपलोड करने का मौका मिलेगा।
OnePlus फैंस के लिए अच्छी खबर है। कंपनी जल्द ही लॉन्च करेगी सैमसंग ओप्पो को कड़ी टक्कर देने वाला पहला फोल्डेबल फोन। लीक हुई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस फोल्डेबल फोन में मिलेगी 7.8 इंच की फोल्डेबल प्राइमरी डिस्प्ले, जिसकी कवर डिस्प्ले 6.3 इंच की हो सकती है। ये प्रीमियम ग्लास सैंडविच डिजाइन, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC प्रोसेसर, Android 13 OS और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। टेलीग्राम लेकर आया इंस्टाग्राम जैसा फीचर। अब जल्द ही यूजर्स को टेलीग्राम पर स्टोरीज शेयर करने का फीचर मिलेगा। इसमें ग्रैन्युलर कंट्रोल जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए यूजर्स को एवरीवन, कॉन्टैक्ट लिस्ट और क्लोज फ्रेंड्स के साथ स्टोरीज शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा। नए फीचर में 24 घंटे में ऑटोमेटिकली स्टोरीज गायब नहीं होंगी। इसके लिए यूजर्स को 6, 12, 24 और 48 घंटे का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही यूजर्स स्टोरीज भी हाइड कर सकेंगे। एप्पल जल्द ही बदल सकती है आईफोन का लुक और डिजाइन। एडीआर स्टूडियो डिजाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपकमिंग आईफोन में मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट विजन प्रो से इंस्पायर होकर कई बड़ी टेक्नोलॉजी जोड़ सकती है, यानी आईफोन का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। कंपनी इसमें आइसलैंड कैमरा और सेकेंडरी डिस्प्ले जोड़ सकती है। ये अपकमिंग फोन प्रीमियम ग्लास सैंडविच डिजाइन से लेस हो सकता है। ट्विटर यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने ट्वीट की कैरेक्टर्स लिमिट को बढ़ा दिया है। अब यूजर्स 25,000 कैरेक्टर्स तक का लंबा ट्वीट शेयर कर सकेंगे, लेकिन इस फीचर को केवल पेड सब्सक्राइबर्स के लिए जारी किया गया है। इससे पहले यूजर्स के पास पोस्ट में केवल 10,000 कैरेक्टर को शेयर करने का ऑप्शन था। नोकिया ने लॉन्च किया G42 5G स्मार्टफोन। ये कंपनी का पहला फोन है जिसे यूजर्स खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए नोकिया ने iFixit के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी का दावा है इसमें 65% रिसाइकल मटेरियल का यूज हुआ है। इसमें स्नैपड्रैगन 480+ 5G प्रोसेसर, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 5000 mAh बैटरी मिलती है। इसकी संभावित भारतीय कीमत है 20,800 रुपए। क्वालकॉम ने अपने नए चिपसेट स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 को लॉन्च कर दिया है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 को खास सस्ते फोन के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोसेसर में फ्लैगशिप फोन वाले फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 5G, क्विक चार्ज 4.0, AI का सपोर्ट और फास्ट CPU। वहीं ये फुल HD+ डिस्प्ले और 120 Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करता है। 5V ने इंडियन मार्केट में लॉन्च की ग्रेनेड स्मार्ट वॉच। इसमें 1.39 इंच की HD डिस्प्ले, 350 mAh की बैटरी, साथ ही इसमें ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग के लिए SpO2 सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, पीरियड ट्रैकर और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे गोल्ड ब्लैक, ऑरेंज गोल्ड, कैमो ग्रीन और कैमो ब्लैक कलर में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत है 1,999 रुपए। व्हाट्सएप ने विंडोज में एक नया फीचर अपडेट किया है। अब डेस्कटॉप से वीडियो कॉल में मैक्सिमम 32 मेंबर्स को ऐड करने की सुविधा मिलेगी, यानी यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान 32 लोगों को एक साथ जोड़ सकेंगे। इसे खास व्हाट्सएप वेब यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा। फिलहाल विंडोज ऐप के लिए व्हाट्सएप 8 लोगों तक ग्रुप वीडियो कॉल और 32 लोगों तक ग्रुप ऑडियो कॉल की परमिशन देता है। फीचर अभी टेस्टिंग मोड में है और कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी ChatGPT लाने की तैयारी कर रही है। एजेंसी AI टूल डेवलप कर रही है। ये AI टूल अंतरिक्ष यात्रियों को नेचुरल डायलॉग्स के जरिए कम्युनिकेट करेगा और लंबे और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को आसान बनाएगा। ये कम्युनिकेशन सेक्टर में एक नया डेवलपमेंट होगा, जिसमें स्पेसक्राफ्ट और पायलट के साथ ये चैटबॉट सीधा कांटेक्ट कर सकेगा। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ज़ी बिजनेस।